हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 लेवल 1 यानी ईवीएस का सेशन है। और ये जो सेशन है आपका सेट 13 सेशन है। 12 सेशन तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन होगा वो 13 सेशन होगा, यानी कि 13वां सेशन होगा आज का ईवीएस का, यानी जेटेट ईवीएस का। तो हम लोग आज का जेटेट ईवीएस का क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। द 3 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मिजोरम आर असम, बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, या त्रिपुरा, असम या मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो जैसा कि मिजोरम जो है देश का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखना है कि मिजोरम जो है वो देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। और मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजॉल है, आइजॉल, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर, यानी त्रिपुरा, असम और मणिपुर। अगला प्रश्न है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। भोपाल इज लोकेटेड ड्यू ईस्ट टू गांधीनगर एंड बेंगलुरु इज ड्यू साउथ ऑफ भोपाल। इन रिलेशन टू बेंगलुरु द डायरेक्शन ऑफ गांधीनगर इज दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम। भोपाल जो है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। याद रखना है कि भोपाल जो है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, ये क्वेश्चन में भी है आपका, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो ऐसे में बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा जो होगी आपका वो उत्तर पश्चिम होगी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट होगी। इसे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू कोट द वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ हर्ट्स इज। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कीटों को दूर रखने के लिए, यानी कीप द इंसेक्ट अवे। तो कीटों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, ठीक है। क्योंकि गाय के गोबर में मीथेन पाई जाती है। गाय के गोबर में क्या पाई जाती है? मीथेन पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। जिसमें कीट पतंगे घरों से क्या हो जाते हैं? उस गैस से, उस मीथेन से दूर हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज डेट पाम्स सीन। कादाहार, कराची, बर्लिन, अबू धाबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी शहर में केवल एक प्रकार यानी खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ पे केवल एक ही प्रकार के खजूर दिखाई देते हैं, उसके वृक्ष दिखाई देते हैं। खजूर एक ताड़ प्रजाति का वृक्ष है। कैसा है? खजूर जो है एक ताड़ प्रजाति का वृक्ष है, याद रखना है। और जिसकी कृषि बड़े पैमाने पर खाद्य फल के लिए की जाती है। खजूर एक मध्यम आकार का पेड़ होता है और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 15 से 25 मीटर तक होती है, ठीक है, याद रखना है। और खजूर की जो खेती होती है वो अफ्रीका में, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया में की जाती है, ये याद रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम? केरोसिन, डीजल, मोम या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। यानी पेट्रोलियम से जो ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट वो केरोसिन भी है, मोम भी है और डीजल भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। तो यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपरिष्कृत तेल कहा जाता है पेट्रोलियम को, ठीक है। और पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते भी हैं, जो क्या है, काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। ये पेट्रोलियम जो होता है वो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, याद रखना है, गाढ़ा
लिक्विड होता है, द्रव होता है। और इसमें प्रभाजी उपसवन विधि द्वारा केरोसिन, डीजल, मोम, प्राकृतिक गैस, तारकोल एवं ग्रीस आदि उत्पादन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है, लाभदायक है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O2 की आवश्यकता होती है, अब प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो यहाँ पे बोला गया है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है, डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ यूवी रेज ऑन अर्थ। जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर क्या करती है, यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे को प्रभाव को कम करती है, और इसमें ओजोन गैस यानी O3 की संघनता अत्यधिक होती है। ओजोन की परत की खोज वर्ष 1913 में फ्रांस के भौतिकीविदों फैब्री चार्ल्स और फैब्री याद रखना है, फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशेन ठीक है ने की थी। याद रखना है कि यहाँ पे ओजोन की परत की खोज वर्ष 1913 में हुई थी, और इसके फ्रांस के भौतिकवादी कौन थे, फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशेन ने की थी। ठीक है, बुशोन ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल निकायों का सीवेज यानी गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। हाई इनटेक ऑफ स्वेज वाटर बाय वाटर बॉडीज इंडिकेट्स उच्च BOD, निम्न BOD, उच्च DO, प्रभावहीन BOD और DO। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उच्च BOD। जैसे कि जल निकायों का सीवेज यानी गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना BOD को दर्शाता है। अब BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखना है कि BOD का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब जल में कार्बनिक अपशिष्ट जैसे कि सीवेज गंदा पानी बढ़ता है तो सूक्ष्म जीवों को उसको अवघटित करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें BOD का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है तथा उसे ₹760 में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। If an article is bought for ₹950 and sold for ₹760, what will be the percentage loss? तो यहाँ पे बताना है कि यह परसेंटेज लॉस तो 20% होगा कि 25 कि 40% कि 35%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 20%। यहाँ पे कैसे होगा 20%, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो CP है वो 950 दिया हुआ है और SP जो है वो दिया हुआ है 760। तो यहाँ पूछा है यहाँ पे प्रतिशत हानि कितना होगा, तो हानि बराबर, तो हम लिख सकते हैं हानि बराबर CP माइनस SP। तो CP का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 950 और SP का वैल्यू दिया है 760, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 190। ठीक है, तो अब यहाँ पे परसेंटेज बोला, प्रतिशत हानि निकालने बोला है, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 190 इंटू 100% अपॉन 950। तो यहाँ पे हम इसको काटे उठेंगे तो 20% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि इश्यूज रिलेटेड टू द थीम वाटर कैन बी लर्न इफेक्टिवली इफ रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र से भ्रमण आयोजित किया जाता है, बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है 3 और 4 और 3 में है 4 और केवल 4 और 4 में है केवल 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोल प्ले
आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 1 सही है, 2 सही और 3 सही है। रोल प्ले आयोजित करके किया जा सकता है, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है और संरचित क्षेत्र भ्रमण को आयोजित किया जाता है। यानी ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है इन्हीं तीनों के थ्रू। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा, यमुना की चंबल या शिप्रा? सरस्वती एंड खान आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? यहाँ बता रहा है, पूछ रहा है कि किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शिप्रा। ठीक है, सरस्वती और खान शिप्रा नदी की सहायक नदी है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया? 1986, 1996, 2014 या 2004? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1986 में। यानी भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था, ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेगी? एन ईवीएस टीचर asked her student to perform which of the following activities to indicate mapping skills? मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, अमानकीकृत मानचित्र बनाना, अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का प्रयोग करना, मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। तो यहाँ सही विकल्प चुनना है कि विकल्प 1, 2, 3, 4 दिया है, तो यहाँ पे जो विकल्प को देखते हुए जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी 1, 2, 3 और 4 यानी चारों सही है। कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे मानचित्र में बुनियादी दिशा का पता लगाना बिल्कुल सही, अमानकृत मानचित्र बनाना बिल्कुल सही, अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का प्रयोग करना बिल्कुल सही, और मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करके मानचित्र की व्याख्या करना बिल्कुल सही। यानी 1 से लेकर 4 तक जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता समझाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? टू मेक क्लास 5 स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट? सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ, सफल महिलाओं की कहानियाँ, महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। कैसे, यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता समझाने के लिए सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। समांतर लिंग रूढ़िवादिता महिला एवं पुरुष में भेदभाव को दर्शाता है। बच्चों को प्रारंभ में ही यह बात सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि पुरुष एवं महिला दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसे में दोनों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने तथा आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल? पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता या रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों का वातावरण यानी चिल्ड्रंस इन्वायरमेंट। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक बच्चों का क्या होता है? वातावरण होता है। याद रखना है, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? मानव पर्यावरण के अंतः संबंधों की व्याख्या करना तथा उनके संपूर्ण घटकों की विवेचना करना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? एन ईवीएस टीचर वांट्स हर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर डेली एक्टिविटीज एंड बिहेवियर ऑफ पीपल वेस्टिंग वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर फुलफिलिंग दिस ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, जल से संबंधित वृत्त
चित्र और फिल्में, एक नाले यानी पानी की निकासी का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उसके किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। जैसे कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों एवं व्यवहारों का पता लगाए। तो इस उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जो है वह है कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। ये बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक इमारत के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले लौह जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है। यह लौह की मदद करता है। आयरन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक। दिस हेल्प्स द आयरन इन संक्षारण और जंग निवारण में, उसे हल्का बनाने में, आकर्षक दिखने में, मजबूत बनने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संक्षारण और जंग निवारण में, यानी कि प्रिवेंटिंग कॉरेशन एंड रस्टिंग। तो याद रखना है कि एक इमारत के निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला लौह जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है, क्योंकि यह संक्षारण और जंग निवारण में सहायता करता है। संक्षारण से बचाव के लिए प्रयुक्त यह क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यानी कि गैल्वेनीकरण। याद रखना है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है इसको। यानी कि हम अगर कह सकते हैं कि जस्ता जो होता है ना, अगर इमारत में हम किसी लोहे में जस्ता का परत लगाएंगे तो उसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ऊँट के पैर समानांतर लंबे पाए जाते हैं क्योंकि कैमल्स जनरली हैव लॉन्ग लेग्स बिकॉज वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, वे रेत में चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। यानी ऊँट के पैर समानांतर लंबे पाए जाते हैं ताकि उनका जो शरीर होता है रेत की गर्मी से दूर रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शैवाल यानी एल्गी क्रिप्टोगेम, ठीक है, अपुष्पविद के किस अनुभाग से संबंधित है? एल्गी बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगेम? थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, थैलोफाइटा। याद रखना है, थैलोफाइटा। शैवाल यानी एल्गी और क्रिप्टोगेम्स उपजगत के थैलोफाइटा प्रभाग के संबंधित है। ये थैलोफाइटा ग्रुप में आता है, याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस इज विद्युत प्रकाश रासायनिक, या रासायनिक प्रकाश यांत्रिक, या यांत्रिक प्रकाश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश रासायनिक, यानी लाइट से केमिकल में बदलना, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलना। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, अगर प्लांट प्रकाश संश्लेषण करते हैं लीफ में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सनलाइट है तो लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है, पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। ये क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करेगा? ट्रैप करेगा। जैसे ट्रैप करेगा तो ये एनर्जी वापस इस लीफ में आएगा, और ये जो सनलाइट को ट्रैप करता है तो सनलाइट बदल जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब्बुवाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? अब्बुवाची मेला इज ऑर्गेनाइज इन विच टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? भुवनेश्वरी, कामाख्या, बिलेश्वर, दक्षिणेश्वर काली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कामाख्या, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। ए पर्सन इज गिवन only milk, eggs and bread in his diet, he is likely to suffer from रिकेट्स रोग का, बेरी रोग का, स्कर्वी रोग का, या रतौंधी रोग का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्कर्वी रोग। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि एक मनुष्य है, इसमें उसको केवल दूध, अंडे और रोटी दी जाता है। अगर हम दूध, रोटी, अंडा, रोटी देंगे, वो किस रोग से मतलब सामान्यतः रोगी होगा? तो स्कर्वी रोग से। यह कैसे? एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी देने से उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाएगी?
मात्रा तो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा, हरी सब्जी न खाने के कारण शरीर में क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, व्यक्ति को स्कर्वी नाम का रोग हो जाएगा, इनसे पीड़ित रहेंगे वो। अब जो ऑप्शन है वो 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मीरा एंड दिव्या आर गर्ल्स. मीरा loves to eat samosas, cutlet and bread, whereas Divya perform more diet deficient in iron. Meera and Divya are likely to suffer from which of the following condition respectively? मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, या मोटापा और एनीमिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया, यानी ओबिसिटी एंड एनीमिया। यहाँ मीरा मोटापा से ग्रसित है क्योंकि वह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर वस्तुओं का सेवन करती है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। याद रखना है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। याद रखना है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसलिए दिव्या में लौह तत्व की कमी है, इसलिए जो ऑप्शन है वो 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी डैश के अंतर्गत आते हैं। द सब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ विच वी स्टडी अबाउट आवर इकोलॉजी कम्स अंडर। पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जीव अध्ययन, या जीव विज्ञान, या खगोल विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। कैसे? पर्यावरण अध्ययन विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं, यानी कि हम इकोसिस्टम का स्टडी करते हैं पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है हम। लेकिन पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रिया का अध्ययन भी होता है, यानी उन दोनों का अध्ययन होता है। यानी कि यहाँ बोला गया है हम अपनी परिस्थिति और विषय का भी अध्ययन करते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में खेलकूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप अमॉन्ग स्टूडेंट्स कैन बी इन्हांस्ड रैपिडली इफ। खेलकूद पर भी विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक दिए जाए, खेलने के बाद विद्यार्थियों को फल आदि खाने को दिए जाए, स्कूल में भी विद्यार्थियों को खेलकूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उससे अभिप्रेरणा के नियमों को जोड़ा जाए, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्कूल में भी विद्यार्थियों को खेलकूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उसे अभिप्रेरणा के नियम से जोड़ा जाए, ठीक है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों के खेल कूद की भावना विकसित तीव्र हो। तो ये जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जिसके कारण क्या होगा, विद्यार्थियों में खेल कूद की भावना विकसित होगी, तीव्र होगी। अगला प्रश्न है, शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग, द यूज ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन टीचिंग इज डन। शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य और प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षक को रोचक, सुग्राह्य और प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यटन विधि से थ्रू द एक्सकर्शन फील्ड ट्रिप मेथड विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। पर्यावरणीय समस्या के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरणीय समस्या के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। चिल्ड्रंस कैन बी मेड अवॉर्ड ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़, जैसे कि पर्यटन विधि यानी इन्वायरमेंटल यानी फील्ड ट्रिप जो मेथड होता है वह पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक करते हैं। पर्यटन विधि या क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को वास्तविक वातावरण से जोड़ना होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबंध का आधारभूत समझ, पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के बारे में जानकारी,
पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों का निरूपण करता है? द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट एजुकेशन, यहाँ बोल रहा है कि कौन सा वास्तविक उद्देश्यों का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर 1 में है 1 2 4, 2 में है 1 2 3 और 3 में 3 और 4 और 4 में 2 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1 2 एंड 4। कैसे लोग देख लेते हैं, 1 2 और 4। पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबंधता जो बताया गया है वो आधारभूत समझ है। यहाँ बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़े। तो यहाँ जो कथन दिया है कि पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबंध की आधारभूत समझ, बिल्कुल राइट आंसर। पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं को जागरूक तथा उसके समाधान के लिए होता, बिल्कुल सही। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, ये जो 1 2 4 है वो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रंस टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स टीचर कैन, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं या एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के प्रयोग होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। द स्किल रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप इंक्लूड्स, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ठीक है, तो यानी मानचित्र पढ़ने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली झारखंड से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ झारखंड? मधुबनी, जादोपटिया, तंजौर या कालीघाट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जादोपटिया। ठीक है, जादोपटिया झारखंड की चित्रकला की शैली है, याद रखना है, ये झारखंड की चित्रकला की शैली है और यह एक पुरातन चित्रकला से प्रेरित एक लोक चित्र कथा शैली है। याद रखना है, ये लोक चित्र कथा शैली है। लोक चित्र क्या है? कथा शैली है, जो संथाल परगना में अधिक प्रचलित है। संथाल परगना में अधिक प्रचलित है और इस चित्रकला में संथाल समाज के मिथकों, लोक गाथाओं, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, नैतिक मान्यता आदि को प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, पीला, हरा और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल, हरा, काला और पीला, ये रंग का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखना है कि झारखंड की जो चित्र शैली है वो जादोपटिया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। इस सेशन को जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।